वो पुरानी पीतल की चाबी आखिरकार उस छोटे से ताले तक पहुंच चुकी थी। मैंने चाबी धीरे से घुमाई और इतने सालों से बंद वह ताला एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर कोई खजाना नहीं था, बस एक पुराना लकड़ी का संदूक था, जिस पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी, जैसे दादी ने उसे आखिरी बार छूने के बाद कभी किसी को उसके पास आने ही नहीं दिया था। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा, हाथ संदूक के ढक्कन पर था, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि जाने क्यों, उस छोटे से ताले के पीछे मुझे चीजों से ज्यादा एक अधूरी बात छिपी हुई महसूस हो रही थी। और जब मैंने आखिरकार ढक्कन उठाया, तो सबसे ऊपर वही चीज रखी थी, जिसे मैंने दादी के जाने के बाद कभी दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। सुबह इस बार कुछ अलग थी। रात भर हुई बारिश के बाद हवा बिल्कुल साफ हो चुकी थी। नीम की पत्तियों से छनकर आती धूप पुराने बरामदे में छोटे छोटे सुनहरे धब्बे बना रही थी। लकड़ी की खिड़कियां आधी खुली थीं और भीतर आती हवा में भीगी मिट्टी, तुलसी और पुराने कागजों की मिलीजुली महक घुली हुई थी। मैं उसी दीवार के सामने खड़ा था, हाथ में वही पीतल की चाबी और सामने लकड़ी का वो छोटा सा छिपा हुआ खाना। कल रात मैंने उसे नहीं खोला था, शायद इसलिए क्योंकि कुछ यादों के सामने जल्दी करना ठीक नहीं लगता। मैंने धीरे से हथेली खोली। चाबी सुबह की धूप में हल्की चमक उठी। उसका सिरा बिल्कुल उसी छोटे से छेद के आकार का था। मैंने एक गहरी सांस ली और बहुत सावधानी से चाबी उस पुराने ताले में लगा दी। हल्का सा प्रतिरोध हुआ, फिर एक बहुत महीन सी आवाज, टक, इतनी धीमी कि अगर बाहर चिड़िया जोर से चहचहा रही होती तो शायद सुनाई भी न देती। मैंने चाबी को धीरे धीरे घुमाया। लकड़ी के भीतर कहीं कोई पुराना कुंडा सरका। दीवार का वो छोटा चौकोर हिस्सा अपनी जगह से जरा सा बाहर आया। मैंने उंगलियों से उसे पकड़कर धीरे से खोला। अंदर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा बचपन की कहानियां हमें सिखाती है। न सोने के सिक्के, न गहने, न कोई रहस्यमयी नक्शा, बस एक छोटी सी कपड़े की पोटली, कुछ पुराने खत और एक धुंधली काली सफेद तस्वीर। मैं बहुत धीरे से फर्श पर बैठ गया। पोटली खोलने से पहले मैंने तस्वीर उठाई। उसमें दादी बहुत युवा थीं। उनके पास दादाजी बैठे थे और बीच में करीब 4 साल का एक छोटा बच्चा, मैं। तस्वीर के पीछे दादी की लिखावट थी, घर कभी दीवारों से नहीं बनता, जिस दिन लौटने वाला लौट आए, उसी दिन घर फिर बस जाता है। मैं बहुत देर तक उस एक वाक्य को देखता रहा। इतने वर्षों में शायद पहली बार मुझे समझ आया कि दादी हमेशा घर आ जाना क्यों कहती थी। वे कभी नहीं कहती थी मकान आ जाना। उनके लिए घर लोगों के लौट आने का नाम था। मैंने अगला खत खोला। वह मेरे नाम नहीं था, दादाजी के नाम था। दादी ने लिखा था। आज उसने पहली बार अपने हाथ से मेरा आंचल पकड़कर कहा कि कहीं मत जाना। बच्चों को शायद पहले से पता होता है कि साथ कितना कीमती होता है। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे वो दिन याद नहीं था, लेकिन दादी को याद था। कितनी अजीब बात है, हम अपना बचपन भूल जाते हैं और हमारे बड़े उसे उम्र भर संभाल कर रखते हैं। एक एक करके मैंने बाकी खत खोले। वे किसी बड़े रहस्य की तरह नहीं थे, उनमें बस जीवन था। बरसात का जिक्र, पहली फसल का जिक्र, मेरे स्कूल के पहले दिन का जिक्र, मेरे शहर जाने का जिक्र, और हर पत्र के अंत में लगभग एक जैसी पंक्ति, भगवान करे जहां भी रहे उसे ऐसा घर मिले जहां उसे कभी अकेलापन महसूस न हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे अचानक अपना शहर वाला फ्लैट याद आया। ऊंची इमारत, कांच की खिड़कियां, सुंदर फर्नीचर, लेकिन कितनी ही रातें ऐसी गुजरी थी जब पूरे घर में सिर्फ फ्रिज की आवाज सुनाई देती थी। तब पहली बार समझ आया, मकान बड़ा होने से घर बड़ा नहीं हो जाता। बरामदे से आती हवा ने खतों के पन्ने धीरे धीरे हिलाए, जैसे दादी कह रही हों, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है।
मैंने पोटली के सबसे नीचे हाथ डाला। वहां एक छोटा सा कपड़े का रूमाल था। उसमें बंधा हुआ एक सूखा नीम का पत्ता और साथ एक पर्ची। जब भी मन बहुत उलझ जाए, नीम के नीचे थोड़ी देर बैठ जाना। हर जवाब शब्दों में नहीं मिलता। मैं अनायास उठ खड़ा हुआ। चाबी अब भी मेरी मुट्ठी में थी। मैं बरामदे से उतरकर उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे आ गया। मिट्टी अब भी रात की बारिश से नम थी। वही पुराना पत्थर, जहां दादी हर शाम बैठती थी। मैं वहां बैठ गया। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पत्तियां सरसराई। कहीं दूर से गाय की घंटी की हल्की आवाज आई। और कई वर्षों बाद मैंने अपने भीतर कोई सवाल पूछना बंद कर दिया। बस बैठा रहा, ठीक वैसे ही जैसे कभी दादी बैठा करती थी। तभी मुझे याद आया, रामू काका ने जाते जाते एक और बात कही थी। अगर सच में समझना है कि तेरी दादी ने ये चाबी क्यों संभाली, तो घर के पीछे वाले पुराने बगीचे में भी जरूर जाना। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। घर के पीछे, जहां कभी अमरूद के पेड़ थे, जहां बचपन में मिट्टी के घर बनाए थे, जहां दादी अक्सर शाम ढलते ही बिना कुछ कहे चली जाया करती थी। शायद कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। शायद दादी ने अपना सबसे बड़ा खजाना किसी संदूक में नहीं, बल्कि उन जगहों पर छिपाया था जहां हम दोनों ने साथ मिलकर जीवन जिया था। मैंने चाबी फिर अपनी जेब में रख ली और धीमे कदमों से घर के पीछे जाने वाले उसी पुराने मिट्टी के रास्ते की ओर चल पड़ा, जहां हवा आज भी मुझे मेरे बचपन के नाम से पुकारती हुई सी लग रही थी। घर के पीछे जाने वाला वह पुराना मिट्टी का रास्ता अब पहले जितना साफ नहीं था। बरसों से किसी के कदम वहां नियमित रूप से नहीं पड़े थे। बारिश के बाद उगी छोटी छोटी घास रास्ते के किनारों तक फैल आई थी। हवा में भीगी मिट्टी की महक थी और दूर कहीं किसी गाय की घंटी की धीमी सी आवाज वातावरण में घुल रही थी। मैं धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलता रहा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं आगे नहीं, पीछे जा रहा हूं। अपनी उम्र के पीछे, अपने बचपन के पीछे, उस समय के पीछे जब जिंदगी इतनी तेज नहीं भागती थी। कुछ ही देर बाद मैं उस छोटे से बगीचे तक पहुंच गया। अमरूद के 2 पेड़ अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी शाखाएं पहले से कहीं ज्यादा झुक गई थीं। कोने में लगा अनार का पौधा सूख चुका था, लेकिन उसके पास तुलसी का एक छोटा सा पौधा अब भी हरा था। मैं अनायास मुस्कुरा दिया। दादी कहती थी, जिस घर में तुलसी सांस लेती रहे, वहां उम्मीद कभी पूरी तरह नहीं मरती। मैं उसी तुलसी के पास बैठ गया। हवा बहुत हल्की थी। नीम और अमरूद की पत्तियां आपस में टकराकर एक धीमा संगीत बना रही थीं। मैंने जेब से वही पीतल की चाबी निकाली। अब उसे देखकर मन में कोई उत्सुकता नहीं थी, कोई रहस्य नहीं, बस अपनापन था, जैसे किसी बहुत पुराने दोस्त से बरसों बाद मुलाकात हुई हो। तभी मेरी नजर सामने पड़े एक छोटे से पत्थर पर गई। उस पर हल्के से खुरचे हुए अक्षर थे। मैंने पास जाकर हाथ फेरा, मिट्टी हटाई। धीरे धीरे शब्द साफ होने लगे। आर। बस इतना। मैं हंस पड़ा। दादी मुझे बचपन में पूरे नाम से बहुत कम बुलाती थी। वे हमेशा कहती थी, आर, और फिर मुस्कुरा देती थी। मैंने भी उसी पत्थर के पास बैठकर धीरे से कहा, मैं आ गया, दादी। हवा अचानक थोड़ी तेज चली। नीम की कुछ सूखी पत्तियां मेरे कंधे पर आकर गिर गईं। मैंने उन्हें हटाया नहीं। कभी कभी प्रकृति भी जवाब देती है, बस उसकी भाषा अलग होती है। कुछ देर बाद रामू काका फिर वहीं आ पहुंचे। हाथ में मिट्टी का कुल्हड़ था। सोचा, चाय अकेले क्यों पीना? उन्होंने मुस्कुराते हुए एक कुल्हड़ मेरी ओर बढ़ा दिया। हम दोनों उसी बगीचे में बैठकर चाय पीने लगे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जानता है, तेरी दादी आखिरी दिनों में इस बगीचे में रोज आती थी। मैंने उनकी ओर देखा। कहती थी, अगर मेरा बच्चा लौटे तो उसे ये जगह जरूर दिखाना। मैंने पूछा, क्यों? रामू काका ने मुस्कुराकर
सामने मिट्टी की ओर इशारा किया, क्योंकि यहाँ तुम दोनों ने सबसे ज्यादा समय साथ बिताया था। मैंने चारों ओर देखा, और अचानक यादों की परतें एक एक करके खुलने लगी। यही मैंने पहली बार पौधा लगाया था। यही दादी ने मुझे मिट्टी में हाथ गंदे करने दिए थे। यही बारिश के बाद हम दोनों केंचुए देखकर हंसते थे। यही मैंने पहली बार किसी चिड़िया के टूटे हुए घोंसले को वापस डालने की कोशिश की थी। और हर बार दादी सिर्फ एक बात कहती थी, जिस चीज की देखभाल करते हो वह तुम्हारे भीतर भी रहने लगती है। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया। अब समझ आ रहा था, उन्होंने घर की देखभाल क्यों कभी बोझ नहीं समझी, क्यों हर शाम झाड़ू लगाती थी, क्यों हर मौसम में पौधों से बात करती थी, क्यों पुराने दरवाजे की चरमराहट भी उन्हें प्यारी लगती थी। वे घर को संभाल नहीं रही थी, वे रिश्तों को सांस देती थी। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। आकाश पर हल्का सुनहरा रंग फैल गया। चिड़िया लौटने लगी। मैं वापस बरामदे में आया। लालटेन फिर जलाई। दादी की वही पुरानी कॉपी सामने रखी। इस बार आखिरी कुछ पन्ने ध्यान से पढ़ने लगा। उनमें कोई बड़ी सीख नहीं थी, बस छोटे छोटे वाक्य। आज उसने पहली बार अकेले साइकिल चलाई। आज उसे बुखार था, फिर भी मुस्कुरा रहा था। आज उसने कहा, बड़ा होकर मुझे शहर ले जाएगा। मैं हंस भी रहा था, और भीतर कहीं बहुत धीरे धीरे टूट भी रहा था। मैंने उन्हें शहर कभी नहीं ले गया। समय निकल गया, लेकिन दादी ने कभी ये शिकायत अपनी डायरी में भी नहीं लिखी। आखिरी पन्ने पर बस एक वाक्य था, अगर कभी लौटे तो उसे कहना। मैंने उसका इंतजार कभी बोझ समझकर नहीं किया। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर वर्षों से जमा हुआ अपराध बोध जैसे पिघला दिया। मैंने पहली बार खुद को माफ करना शुरू किया। हाँ, मैं देर से आया था, बहुत देर से, लेकिन मैं आ तो गया था। मैंने धीरे से डायरी बंद की, फिर वही पीतल की चाबी उठाई। अब मुझे समझ आ गया था, ये चाबी किसी ताले की नहीं थी, ये उस एहसास की चाबी थी कि प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता, वह इंतजार करता है, चुपचाप, बिना शिकायत के। रात पूरी तरह उतर आई थी। मैं बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गया। आंगन में लालटेन की पीली रोशनी फैल रही थी। बारिश थम चुकी थी। नीम की पत्तियों से अब सिर्फ कभी कभार कोई आखिरी बूंद गिरती। मैंने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच कुछ तारे दिखाई देने लगे थे। दादी अक्सर कहा करती थी, जो लोग बहुत प्यार देकर जाते हैं, वे कभी पूरी तरह जाते नहीं। उस रात मुझे पहली बार उनकी बात पर पूरा विश्वास हुआ, क्योंकि पूरे घर में अब भी उनकी मौजूदगी थी। रसोई की खुशबू में, बरामदे की लकड़ी में, नीम की छाव में, पुरानी तस्वीरों में, और सबसे ज्यादा मेरे अपने भीतर। मैंने धीरे से चाबी को अपनी जेब में रखा। अब उसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। अब वह किसी राज की नहीं, एक विरासत की निशानी थी। मैंने मन ही मन एक छोटा सा वादा किया, ये घर अब कभी अकेला नहीं रहेगा। हर साल बरसात की पहली बारिश के बाद मैं यहाँ जरूर आऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी बचपन में आया करता था। क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, घर लौटना सिर्फ एक सफर नहीं होता, कभी कभी वह अपने ही दिल तक वापस पहुंचने का रास्ता होता है। और उस रात, कई वर्षों में पहली बार, मुझे लगा कि दादी ने मुझे माफ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे नाराज होना सीखा ही नहीं था। उस रात के बाद सुबह जैसे पहली बार सचमुच उजली लगी। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। आसमान धुलकर हल्का नीला हो गया था। नीम की पत्तियों पर जमी आखिरी बूंदें सूरज की किरणों में मोतियों की तरह चमक रही थी। आंगन की मिट्टी से उठती भीनी सी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। कहीं दूर मंदिर की घंटी बहुत धीरे धीरे सुनाई दी, और उसके साथ ही किसी घर से चूल्हे पर चढ़ती चाय की महक हवा में घुल गई। मैं बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में वही पीतल की चाबी थी। अब वह किसी पहेली की तरह नहीं लग रही थी, नहीं किसी अधूरे सवाल की तरह। वो अब एक उत्तर बन चुकी थी, ऐसा उत्तर
जिसे समझने में मुझे कई साल लग गए थे। मैंने धीरे से उठकर पूरे घर का एक बार फिर चक्कर लगाया। बैठक का कमरा, जहां दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें अब मुझे उदास नहीं कर रही थी। रसोई, जहां खाली बर्तन भी किसी इंतजार में नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी की गवाही देते हुए लग रहे थे। दादी का कमरा, जहां खिड़की से आती हवा अब भी वैसे ही पर्दे को हिलाती थी, जैसे बचपन में हिलाया करती थी। और आखिर में आंगन, वही नीम का पेड़, वही मिट्टी, वही सुबह। बस एक चीज बदल गई थी। मैं अब उस घर में मेहमान बनकर नहीं खड़ा था। मैं लौट आया था, सचमुच लौट आया था। मैंने झाड़ू उठाई, धीरे धीरे पूरे आंगन को साफ करने लगा। मिट्टी पर गिरी नीम की पत्तियां एक और इकट्ठी की, बरामदे की चौखट पोंछी, खिड़कियों के पल्ले खोले, रसोई की अलमारी ठीक की। किसी ने मुझसे ये सब करने को नहीं कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे ये सब करते हुए मैं दादी से बातें कर रहा हूँ। वे शायद हमेशा यही चाहती थी कि घर में जीवन चलता रहे। मैंने रसोई में जाकर पहली बार उसी पुराने पीतल के भगोने में चाय बनाई। चाय उबलने लगी तो अनायास मुस्कुराहट आ गई। याद आया, दादी हमेशा आखिरी उबाल आने तक चाय को देखते रहती थी। कहती थी, हर अच्छी चीज को थोड़ा समय देना पड़ता है। उस समय लगता था वे सिर्फ चाय की बात कर रही हैं। आज समझ आया, वे जीवन की बात कर रही थी। मैं कुल्हड़ में चाय लेकर नीम के नीचे बैठ गया। हवा बहुत शांत थी। एक गिलहरी पेड़ से उतरकर पास तक आई, फिर मुझे देखकर वापस चढ़ गई। मैं हंस पड़ा। इस घर में अब भी सब कुछ पहले जैसा था, सिर्फ मैं ही बहुत देर से लौटा था। कुछ देर बाद रामू काका फिर आए। इस बार उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर बढ़ाया। ये तेरी दादी ने बहुत पहले मेरे पास रखवा दिया था। मैंने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? उन्होंने सिर हिलाया। कहती थी, अगर कभी लौटे तो उसे दे देना। मेरे हाथ अपने आप कांप गए। मैंने थैला खोला। अंदर एक छोटी सी लकड़ी की माला थी, जिससे खेलते हुए मैं बचपन में अक्सर मोती खोल देता था। उसके साथ एक छोटा सा रुमाल और एक मुड़ा हुआ कागज। कागज पर दादी की लिखावट थी, बहुत छोटी, बहुत सधी हुई। मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। बेटा, अगर ये कागज तुम्हारे हाथ में है, तो इसका मतलब तुम लौट आए हो। इतना ही काफी है। जिंदगी में सब लोग देर से कुछ न कुछ समझते हैं, इसलिए कभी अपने आने में हुई देर का बोझ मत उठाना। घर उन लोगों के लिए नाराज नहीं होते जो लौट आते हैं। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे घर कोई थका हुआ इंसान आए, तो उसे पहले पानी देना, फिर बैठने की जगह, और उसके बाद अपना समय। यही घर होने की सबसे बड़ी पहचान है। दादी। मैं बहुत देर तक उस कागज को देखता रहा। मेरी आंखों से 2 बूंदें चुपचाप नीचे गिरीं। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। ये उस लंबे सफर के बाद मिलने वाली शांति के आंसू थे, जब मन आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। मैंने वो कागज बहुत सावधानी से मोड़ा, उसे उसी डायरी के बीच रख दिया, जहां दादी ने मेरे लौट आने की उम्मीद लिखी थी। अब दोनों बातें एक ही जगह थी, उनका इंतजार और मेरी वापसी। दोपहर धीरे धीरे ढलने लगी। मैंने घर के सामने लगे पुराने नामपट को साफ किया, उस पर जमी धूल हटाई। लकड़ी फिर से दिखाई देने लगी। मुझे लगा जैसे सिर्फ नामपट नहीं, मेरे भीतर भी कुछ साफ हो रहा है। शाम होने से पहले मैं पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर बरामदे में बैठ गया। हवा एक कमरे से दूसरे कमरे में होकर गुजर रही थी। लालटेन अब भी अपनी जगह रखी थी। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। रसोई से चाय की हल्की खुशबू अब भी आ रही थी। और पहली बार मुझे ये घर खाली नहीं लगा। कुछ घर लोगों के चले जाने के बाद भी आबाद रहते हैं, क्योंकि वहां प्रेम दीवारों में नहीं, आदतों में बस जाता है। मैंने जेब से वो पीतल की चाबी निकाली। कुछ पल उसे देखा,
फिर उठकर उसी बरामदे की कील पर वापस टांग दिया, ठीक वहीं जहां दादी उसे रखा करती थी। चाबी हल्के से झूली, उसकी परिचित खनक पूरे घर में फैल गई। मैं मुस्कुराया। अब उसका स्थान मेरी जेब नहीं था, उसका स्थान यही था, इस घर में, इस कहानी में, इस विरासत में। क्योंकि कुछ चीजें अपने साथ ले जाने के लिए नहीं होती, उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वे सबसे ज्यादा अर्थ रखती है। मैंने आखिरी बार पूरे घर को देखा। बरामदे की लकड़ी, मिट्टी का आंगन, नीम की छाव, पुरानी खिड़कियां, रसोई, दादी का कमरा, और फिर बहुत धीरे से मुख्य दरवाजे तक आया। दरवाजा बंद करने से पहले मैं एक बार फिर पलटा। हवा का एक हल्का झोंका भीतर से बाहर आया, जैसे घर ने बहुत धीरे से कहा हो, फिर आना। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। इस बार इतनी देर नहीं करूंगा। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। पीतल की कुंडी अपनी जगह आकर ठहर गई। लेकिन इस बार मेरे भीतर कुछ भी बंद नहीं हुआ, बल्कि बहुत कुछ खुल गया था। मैंने मिट्टी की उस पगडंडी पर चलना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा तो नीम की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। सूरज ढल रहा था। आकाश सुनहरे से नीले रंग में बदल रहा था। दूर उड़ते पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। और अचानक मुझे महसूस हुआ, शायद पूरी जिंदगी हम किसी बड़ी मंजिल की तलाश में दौड़ते रहते हैं, जबकि सुकून अक्सर वहीं हमारा इंतजार कर रहा होता है, जहां कभी किसी ने बिना किसी शर्त के हमें अपना कहा था। अगर आज रात आप भी अपने जीवन की किसी पुरानी याद को याद करें, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने बिना किसी उम्मीद के आपको प्रेम दिया, तो उस याद को कसकर पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे अपने पास बैठने दीजिए। यादें जितनी धीरे आती है, उतनी ही गहराई से हमें शांत करती है। और अगर कभी जीवन बहुत तेज भागने लगे, तो अपने मन में एक छोटा सा आंगन बना लीजिए। उसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा दीजिए, एक लकड़ी का दरवाजा रख दीजिए, बरामदे में एक लालटेन जला दीजिए, और उस कील पर एक छोटी सी पीतल की चाबी टांग दीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि दुनिया की सबसे कीमती चाबियां कभी ताले नहीं खोलती, वे हमें अपने ही घर तक वापस ले आती है। अब रात धीरे धीरे उतर रही है। हवा पहले से भी शांत हो गई है। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे झूम रही हैं। शायद आपके कमरे में भी अब सन्नाटा उतरने लगा होगा। तो अपनी आंखें आराम से बंद कर लीजिए, सांसों को थोड़ा धीमा होने दीजिए, और इस पुराने घर की गर्माहट को अपने साथ रहने दीजिए। हम फिर कभी किसी और बरसाती शाम, किसी और कहानी के आंगन में मिलेंगे। तब तक आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।